हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अपने चैप्टर्स बहुत ही अच्छे चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा हमारा क्लास 11th का जो हमारा बुक है हॉर्नबिल, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके फर्स्ट चैप्टर्स मतलब हम लोग बताने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा पहला चैप्टर है इसका हॉर्नबिल चैप्टर का, वो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। कहने का मतलब हम लोग पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो चैप्टर है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। उनके राइटर जो है खुशवंत सिंह हैं, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और ये सीबीएसई बोर्ड का हमारा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पैटर्न पर है, यूपी बोर्ड में भी इस बुक को अप्लाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ठीक है ना, यहाँ पे पहले तो हम लोग को इसका जो चैप्टर का नाम है इसको समझना है, ठीक है ना। क्यों इसका नाम यही रखा गया है? क्योंकि सारी चीज़ें जो है जो हमको चैप्टर के नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि एक औरत, एक महिला की छवि कैसी होती है वो इस चैप्टर में बताया गया है। और कैसी महिला कैसी वो महिला है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर को पढ़ते समय पता चलेगा। और ये क्योंकि इंग्लिश में है तो हम इसको आपको समझाना है हमको, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आपको इसको समझना है, सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई कैसे करना है, एग्जाम्स में कैसे लिखना है। क्योंकि आप समझे रहेंगे तो चीज़ों को अच्छे से लिख देंगे। और छोटा चैप्टर है तो हम लोग अच्छे से आपको बता रहे हैं। तो देखिए, हम लोग लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे, हिंदी भी बताएंगे और उसका मतलब भी समझाएंगे। तो पहले यहाँ पे एक बॉक्स में आपको दिखेगा, यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। मतलब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखी हुई हैं, आपको क्या करना है? इन पर ध्यान देना। इन टेक्स्ट मतलब इस पर जो भी चीज़ लिखा हो उसको ध्यान देना। और वो चीज़ें कहाँ लिखी हुई है? तो हमारे चैप्टर के अंदर ही पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, ठीक है ना। उनको हमको समझना है ताकि उनके मीनिंग्स को हम लोग समझ सकें। मतलब उसका मीनिंग भी हमको माइंड में रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, a turning point, accepted her seclusion with resignation, veritable bedlam of chirrupings, ठीक है, frivolous rebukes और sagging skins of the dilapidated raw, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं जो कि हमको इसको ध्यान में रखना है, जो अभी आने वाले हैं हमारे सेंटेंसेस ये सारे चैप्टर में, जिसका मीनिंग हम लोग को माइंड में रहना चाहिए। क्योंकि ये कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा स्टोरी है। अगर आप लोग 11th क्लास के नहीं है फिर भी आप इस चैप्टर के स्टोरी को समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टोरी है। देखिए, खुशवंत सिंह बहुत ही अच्छे जाने माने राइटर हैं। और इनका जो होता है, जो हमारे राइटर हैं, वो बहुत ही अच्छे अपना चीज़ों को बताते हैं। और चलिए आप इस चैप्टर से भी समझेंगे कि कैसे वो हमारे राइटर है, क्या उनकी स्पिरिचुअल एंड उनके जो है फीलिंग्स है टुवर्ड्स देयर स्टोरीज। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वीमेन, ठीक है ना। हमारे राइटर कहते हैं माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन, यानी मेरी जो दादी माँ हैं, ठीक है ना, औरों की दादी माँ के जैसे ही क्या है, एक बूढ़ी महिला है। मतलब राइटर ये बताते हैं कि जिस तरीके से और लोगों की दादी माँ होती हैं, ग्रैंड मदर होती हैं, वैसे ही मेरी भी ग्रैंड मदर हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, ठीक है, डेट आई हैड नोन हर। मतलब वो बताते हैं राइटर कि जो मेरी दादी माँ है सी, ठीक है ना, वह क्या है? हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। मतलब वो 20 साल की क्या है, एक बूढ़ी महिला है, ठीक है ना। वो जो है 20 साल की एक बूढ़ी महिला है। और साथ ही साथ वो क्या है, मतलब राइटर की देखने में कैसा लगता है, ठीक है ना। तो वो एक 20 साल की बूढ़ी महिला है और साथ ही साथ उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, व्रिंकल्ड है उनका चेहरा, फेसेस भी पूरा व्रिंकल्ड है, मतलब झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। फिर लिखा हुआ पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। मतलब लोग बताते हैं, मतलब राइटर ये कहना चाह रहे हैं आपको कि लोग बताते हैं कि ये जो मेरी दादी माँ थी, इनकी भी एक पति थे, ठीक है, इनके भी एक पति थे। ये लोगों से उन्होंने सुना है अपने राइटर ने। और फिर वो बताते हैं हमारे राइटर सी हैड वंस बिन यंग, मतलब वो भी एक समय ऐसा था कि वो भी जब नौजवान थी, एंड प्रेटी और बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैज़ ए हस्बैंड और उनके भी एक पति थे, यानी उनके दादाजी राइटर के। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा जो है विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। अब क्यों मुश्किल था? क्योंकि
आपको पता है ना कि यहाँ पे हमारी जो राइटर की दादी माँ है बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए राइटर ऐसा कहते हैं। आपको एक एक सेंटेंसेस को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबो द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। देखिए राइटर ये बताते हैं कि मेरे जो ग्रैंड फादर है उनका एक पोर्ट्रेट, उनका एक जो है उनका एक चित्र जो है ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम मतलब कि हम समझ सकते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ें जो थिंग्स होती हैं घरों की वो रखी जाती हैं। तो वो राइटर हमें बताना चाह रहे हैं कि मेरे दादा जो ग्रैंडफादर है उनका एक चित्र जो है मेरे ड्राइंग रूम के एक रूम में रखा हुआ है, ठीक है ना, ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। एक पोर्ट्रेट में एक छवि बना के, चित्र बना के एक तस्वीर में उसे रखा हुआ है, ठीक है ना। अबो द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, एक मेंटल पीस मतलब आप समझ सकते हैं इसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालिए। कोई हम कह सकते हैं कोई एक तरह की अलमारी हो गई, ठीक है ना, उसके ऊपर उसको रखा हुआ है। फिर लिखा हुआ ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। और जो राइटर के दादाजी हैं वो जो है एक टर्बन, एक बहुत बड़ी पगड़ी, बिग टर्बन वो पहनते हैं, ठीक है ना, मतलब पहना करते थे। उनके चित्र में ऐसा दिखाई दे रहा है। लूज फिटिंग क्लॉथ मतलब एक ढीला ढाला मतलब कपड़े वो पहनते हैं, ठीक है ना। वो राइटर उस पोर्ट्रेट में अपने दादाजी को देखे हुए हैं, उनके बता रहे हैं वो कैसे अपना क्लॉथिंग करते थे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। मतलब राइटर बताते हैं कि उनके दादाजी के बहुत बड़े बड़े बियर्ड हैं, दाढ़ी है, और वो जो उनके मतलब चेस्ट तक जो है नीचे पूरा नीचे तक फैला हुआ है, इतना बड़ा है उनका दाढ़ी। और फिर वो बताते हैं एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और उनके जो दादाजी हैं, ठीक है ना, वो लगभग जो है 100 साल के बूढ़े लगते हैं, बताइए, ठीक है ना। मतलब अब इतनी ही ज़्यादा एज होकर उनका तस्वीर लटका पड़ा है। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों राइटर ने कहा कि उनकी दादी माँ को पहचानना मुश्किल होगा, क्योंकि आप सोचिए उनके जब दादाजी 100 साल के थे तो उनकी दादी माँ भी इतनी बूढ़ी हैं और वो अभी भी जीवित हैं। तो राइटर इसी चीज़ को वहाँ पे इंडिकेट करना चाह रहे थे। अभी हमने पिछले सेंटेंसेस में आपको बताया। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको इसमें फीलिंग्स जो छुपा है आपको उसको निचोड़ लेना है और उसको समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपकी फीलिंग्स ही काम देंगे, वो आपको जो है सेंटेंसेस बनाने में मदद करेंगे, ओके। फिर लिखा हुआ है हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। और फिर राइटर ये बताते हैं कि जो उनके दादाजी हैं वो ऐसे आदमी के जैसे बिल्कुल नहीं लगते थे कि उनके कोई पत्नी हो या कोई बच्चे हों, ऐसा उनका घर गृहस्थी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगते थे। कहने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि उनके दादाजी एकदम सन्यासी के जैसे लगते थे उनको, राइटर को। फिर लिखा हुआ है ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे अभी राइटर ने क्यों कहा कि ऐसा नहीं लगता था कि उनका कोई बच्चा होगा, क्योंकि राइटर ये नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं कि वो मेरे दादाजी ऐसे लगते थे जैसे कि उनका जो है बहुत ही पर नाती पर पोता ऐसे उनके हों, मतलब उनके नाती के बच्चे हों, ऐसे उनको लगता था, ठीक है ना। उनके दादाजी को देखने पर ऐसा लगता था कि उनके खुद के बेटे नहीं, उनके बेटे के भी बेटे और उनके भी बेटे हों, मतलब इतने वो बूढ़े लगते थे देखने में। लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अब सोचिए जब हमारे ग्रैंडफादर ऐसे थे कि उनके नाती के मतलब उनके बेटे के बेटे ऐसे लोग हों, मतलब उनके ऐसे जनरेशन चल रही हो, तो उनके जब दादाजी का ऐसा थॉट्स हमारे माइंड में आ सकता है कि तो दादी माँ जो ग्रैंड मदर है उनका थॉट्स कितना डीप होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही बूढ़ी थी, उनके चेहरे पर पूरा झुर्रियाँ था। 100 साल से हमको लग रहा है मतलब वो भी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, मतलब ऐसा उनको देखने पर लगता था, हमारे राइटर कह रहे हैं, ओके। फिर लिखा हुआ एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी। और इसी तरीके से मेरे ग्रैंड मदर के लिए जो कि ऐसा सोचना कि वो बहुत ही मतलब देखने में उनको लगता है कि वो यंग और प्रेटी हैं, ठीक है ना। द थॉट्स वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मतलब ऐसा सोचना बिल्कुल ही विद्रोही है, मतलब ऐसा हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कैसा। मतलब यहाँ पे वो ऑलमोस्ट क्या थी, यंग थी, प्रेटी थी, सुंदर थी, खूबसूरत थी, तो सोचिए उनका हम कैसे सोचिए, वो तो ऑलमोस्ट इतना बूढ़ी है, इतना ईयर्स ओल्ड है, फिर भी वो प्रेटी हैं और यंग है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि द थॉट्स वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ठीक है। फिर लिखा हुआ सी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले। अब यहाँ पे राइटर ये बताते हैं कि दादी माँ हमें बताया करती थी
उन खेलों के बारे में जो वो खेला करते थे अपने चाइल्डहुड में। ओके, एज अ चाइल्ड that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और वो जो है अपनी स्टोरीज़ को, चीज़ों का ऐसे अपने प्ले को, अपने खेल को ऐसे बताती थी, ऐसा लगता था मानो कि वो परियों की कहानी हो, ऐसे वो बताया करते थे। मतलब एक तरह से अविश्वसनीय था, उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, मतलब ये कुछ संतों की इस कहानियों जैसा वो समझते थे, जिन्हें हम सुनाया करती थी उनकी दादी माँ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये हमारा पहला पैराग्राफ था और आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं। वर्ड मीनिंग में भी प्रॉब्लम हो, आप लोग देखिए सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। अगर सेंटेंस अगर आप कैच करना समझ गए तो आपको एक दो मीनिंग में भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। और ये स्टोरीज़ को अगर एक बार आप समझ लिए तो आपको कोई भी बड़ा से बड़ा आंसर हो, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। फिर यहाँ पे जो दादी माँ थी वो बहुत ही छोटे कद की थी और वो बहुत ही मोटी भी थी, और क्या थी, स्लाइटली बैंड, और वो थोड़ी झुकी हुई थी, मतलब उनका जो हड्डी थी, रीढ़ की हड्डी थी, थोड़ी झुकी हुई थी। फिर लिखा हुआ, हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ इधर से उधर, जहाँ देखो हर जगह आपको झुर्रियाँ ही दिखाई देती थी। नो वी वेयर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो वी वेयर सर्टेन, नहीं, हम ये जानते थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, मतलब हम ये जानते थे, राइटर ये कहते हैं नहीं, हम ये जानते थे कि वो जैसे दिखाई दे रही वैसा ही हमेशा थी। मतलब उनको नहीं पता था कि वो बचपन में कैसी दिखती थी, अपने चाइल्डहुड में कैसी दिखती थी, जब वो बड़ी थी तब कैसी दिखती थी, उनके ग्रैंडफादर से जब उनकी ग्रैंड मदर का शादी हुई तब उनकी ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी, उन्हें राइटर को कुछ नहीं पता था। फिर ये लिखा हुआ है, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि 20 साल से, तकरीबन 20 साल से हमारी जो दादी माँ है वो उतनी की बूढ़ी हैं जितना वो पहले थी। अब उससे बूढ़ा वो हो ही नहीं सकते, उनका फेस वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं बदला है। फिर लिखा हुआ है, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से वो उसी उम्र में ऐसा लगता है वो है। ठीक है ना, उनका एज थोड़ा सा भी बदला नहीं है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी खूबसूरत नहीं थी। यहाँ पे राइटर कहते हैं सी कुड नेवर बी प्रेटी बट सी वॉज ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी वो बहुत ही खूबसूरत थी। जो राइटर हैं वो कहते हैं अपने ग्रैंड मदर को कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो खूब प्रेटी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा ही ब्यूटीफुल थी। राइटर के लिए स्पेशली यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी। फिर यहाँ पे ये लिखा है कि जो उनकी दादी माँ है ना, वो अपने कमर पे हाथ रखती थी, जब चलती थी तो हमेशा अपने कमर पे हाथ रख के चलती थी, झुक कर चलती थी, और हमेशा क्या करती थी, कुछ ना कुछ वो बोलती रहती थी, कोई और बात हो गया, कोई भी बात वो अपने मुँह से बताती रहती थी सभी को। ओके, her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer। साथ ही साथ यहाँ पे राइटर ये बताते हैं कि her silver locks were scattered, यानी हम ये कह सकते हैं कि her silver locks का मतलब यहाँ पे ये है कि वो उसके चांदी जैसे बाल, यानी कि जो राइटर के ग्रैंड मदर के बाल हैं वो बहुत ही चांदी जैसे सिल्वर हैं। ठीक है ना, तो उनके जो चांदी जैसे बाल थे उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे। मतलब उनका जो बाल था आगे पूरा उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर फैला रहता था। ठीक है, और उनके होठ जो है वो लगातार कुछ ना कुछ प्रार्थना करते रहते थे। मतलब वो जैसे होता है ना, और इनऑडिबल, मतलब जो हम लोग सुन ना सकें, ऐसे कोई अपने मंत्रों का उच्चारण वो करती रहती थी, जो राइटर की ग्रैंड मदर है। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ राइटर कहते हैं हाँ वो बहुत ही खूबसूरत थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो पहाड़ों में उन विंटर लैंडस्केप के जैसे थी। वो पहाड़ों में उन ठंडियों में जो आपका पहाड़ मतलब पूरा का पूरा दृश्य दिखाई देता है, ठंडियों में एक पहाड़ का दृश्य बहुत ही लुभावना होता है, उस दृश्य के जैसे वो दिखाई देती थी। इतनी वो खूबसूरत थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कि अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको भी एक बहुत ही शांति का अनुभव होगा, बहुत ही संतोष का अनुभव होगा। ठीक है ना, मतलब
प्रतिमा की तरह, एक तरह से कहा जाए शुद्ध सफ़ेद स्थिरता की प्रतिमा की तरह, जिसकी सांसों में शांति और संतोष भरा होता है, ऐसा आपको उनको देखने पे दिखाई देगा, प्रतीत होगा। तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ था, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की हम बात करते हैं। लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मेरी जो दादी माँ थी और मैं, ठीक है ना, वो हम दोनों क्या थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे। फिर लिखा हुआ माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता, राइटर अब हम सारी चीज़ें बता रहे हैं तो राइटर के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो राइटर ये कहते हैं कि मेरे माता पिता जो थे, जब मैं छोटा था तो वो मुझे छोड़कर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? सिटीज़ में चले गए थे रहने के लिए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और मैं जो है उसी समय से, जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए, तो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहा करता हूँ, ठीक है। फिर लिखा हुआ सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फिर राइटर कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मुझे क्या करती थी, हमेशा, सी यूज टू वेक अप इन मी इन द मॉर्निंग, वो हमेशा मुझे बहुत ही जल्दी सुबह में जगा दिया करती थी, भोर में आप कह सकते हैं, मॉर्निंग में जगा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करते थे। फिर लिखा हुआ है सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी bathed एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। मेरी जो दादी माँ थी वो हमेशा सुबह में मॉर्निंग प्रेयर करती थी, एक प्रार्थना करती थी गॉड के सामने, और फिर वो मुझे भी अपने पास बैठा करती थी, ठीक है। और इसलिए बैठा करती थी कि मैं उनकी बातों को, उनकी प्रार्थना को सुनूं और मैं उस प्रार्थना को याद कर लूँ। इस तरीके से राइटर जो बताते हैं कि वो राइटर को उनकी ग्रैंड मदर बैठाती थी अपने पास प्रार्थना के दौरान। तो उसके बाद जो है देखिए, आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मतलब राइटर ये कहते हैं कि मैं हमेशा ही प्रार्थना के वक्त अपने दादी माँ के पास बैठ जाता था, इसलिए नहीं कि मुझे वो याद करना होता था, इसलिए कि मेरी दादी माँ की जो आवाज़ थी, मेरी ग्रैंड मदर की जो आवाज़ थी, वो बहुत ही सुंदर थी। ओके, फिर यहाँ लिखा हुआ देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ कि राइटर कहते हैं कि फिर उनकी दादी माँ क्या करती थी, उनके लिए वुडन स्लेट लाती थी, लकड़ी का स्लेट लाती थी उनके लिए, जिस पर वो लिखा करते थे। क्यों लाती थी? उनको पढ़ने जाना होता था इसलिए लाती थी, और उनको देती थी। और वो जो स्लेट होता था वो क्या होता था, ऑलरेडी वॉश्ड होता था, मतलब पहले से वो उसको पूरा पोता हुआ होता था, उसको पूरा धुला हुआ होता था, प्लास्टर्ड हुआ होता था, किससे? येलो चॉक से, उसको पूरा येलो चॉक से वो प्लास्टर्ड की हुई होती थी, ठीक है, ताकि उस पर आसानी से लिखा जा सके, साफ साफ उसको देखा जा सके। अ टीनी अर्थन इंक पोट एंड ए रेड पेन, साथ ही साथ एक टीनी अर्थन इंक पोट, मिट्टी का इंक पोट दबात होता था और स्याही होता था, रेड पेन भी होता था। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और वो क्या करती थी, एक बस्ते में क्या करती थी, सारी चीज़ों को बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और वो राइटर को दे देती थी, लेखक को दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, और उसके बाद क्या होता था, नाश्ते के समय क्या होता था, राइटर जो है वो बासी रोटी उनके नाश्ते में होता था, वो खाते थे। और वो ब्रेकफास्ट जो था वो खाने के बाद वो किसके साथ खाते थे? लिटिल बटर, थोड़ा सा घी होता था, शुगर होता था जो कि उस रोटी पे फैला होता था। वी वेंट टू स्कूल, और राइटर जो अपने दादी माँ के साथ वो स्कूल जाते थे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, साथ ही साथ कुछ बासी रोटियाँ, मतलब जो एक रात पहले की जो रोटियाँ बची होती थी, वो जब राइटर ब्रेकफास्ट कर लेते थे तो वो लोग स्कूल जाते थे, और उसके बाद जो चीज़ें, मतलब जो रोटियाँ बची होती थी वो अपने साथ भी ले जाते थे स्कूल के रास्ते में, ताकि वो डॉग्स को खिला सकें। तो ये पैराग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ है माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर जो है, राइटर बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर हमेशा ही उनको स्कूल छोड़ने जाते थे। क्यों जाती थी? क्योंकि उनके स्कूल के पास ही एक मंदिर था, ठीक है ना। राइटर अकेले भी जा सकते थे या उनको कोई और भी छोड़ सकता था, लेकिन उसी टाइम पे उनकी ग्रैंड मदर भी जाती थी। और क्यों जाती थी? क्योंकि उनको मंदिर जाना होता था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अब यहाँ पे जो पुजारी हैं वो क्या करते थे? वो अल्फ़ाबेट सिखाते थे एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्राइस्ट होते थे उस मंदिर के, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंदिर और स्कूल बिल्कुल पास में था, या यूँ कह दिए एक ही था, ठीक है। और उसी में आश्रम आप कह सकते हैं, और उसी में क्या होता था, जो पुजारी होते थे वो उनको जो है मॉर्निंग प्रेयर और अल्फ़ाबेट्स का भी ज्ञान देते थे।
While the children sat in rows on either side of veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. फिर यहाँ पे ये राइटर बताते हैं कि जब चिल्ड्रन जो है एक कतार में, एक रो में जो है, दोनों साइड में वरांदा के जो बरामदे हैं उसके दोनों साइड में जब वो क्या होते थे, बैठे होते थे और वो अल्फ़ाबेट्स और या अल्फ़ाबेट्स हो गया या मॉर्निंग प्रेयर अगर गा रहे होते थे एक लय में, ठीक है, एक सुर में, तो मेरी उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या होती थी, वो उसी मंदिर के अंदर एक रूम में, कहाँ, एक रूम में वो बैठी होती थी और क्या कर रही होती थी, स्क्रिप्चर्स को पढ़ रही होती थी, वो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ रही होती थी, ठीक है। और फिर लिखा व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। और जब दोनों लोग हो अपना काम कर लेते थे, मतलब जब जो दादी माँ है वो अपना जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी और जब हम जो मतलब राइटर हैं वो अपना पढ़ाई कर लेते थे, तो क्या होता था, दोनों लोग जो है वो एक साथ अपने घर की ओर जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और जब ऐसा होता था, जब वो जाते थे घर की तरफ, तभी टेम्पल के डोर पे यानी मंदिर के दरवाजे पर ही या उनके विद्यालय के दरवाजे पर ही उनको डॉग्स मिल जाते थे और दे फॉलोड अस टू आवर होम। और जो डॉग्स होते थे वो उनको घर तक पीछा करते थे, ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग, यानी कि आपस में लड़ते झगड़ते और गुर्राते हुए वो उनका पीछा करते थे विथ ईच अदर फॉर द चपातीज विथ रेव टू देम। और किस लिए, उन रोटियों के लिए जो कि उनको ग्रैंड मदर और जो राइटर है वो खिलाते थे, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे, व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। जब राइटर के पेरेंट्स, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से सिटी में सेटल हो गए थे, क्योंकि आपको पता है राइटर के पेरेंट्स उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो डैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो इस समय क्या था, दे सेंड फॉर अस। तो जब राइटर के पेरेंट्स जो है सेटल हो जाते हैं सिटी में, तो वो क्या करते हैं, दे सेंड फॉर अस, तो वो राइटर को भी बुलाते हैं उसी सिटी में सेटल होने के लिए। तब ये जो मूड आता है राइटर की लाइफ में, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, बहुत ही बड़ा मूड होता है, ठीक है ना, जो कि राइटर के लाइफ में आता है, राइटर के दोस्ती में आता है उनके ग्रैंड मदर के साथ, फ्रेंडशिप में। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब यहाँ पे क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर भी उनके साथ जाती थी, सिटी में जाती थी, लेकिन सिटी में एक ही रूम में होने के बावजूद, एक ही कमरे में होने के बावजूद, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है, जो दादी माँ है, वो उनके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी, सिटी में बताया जा रहा है। शहर में जब राइटर आ गए अपने दादी माँ के साथ, तो एक ही रूम में होने के बावजूद भी उनकी दादी माँ उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। राइटर जो है एक मोटर बस के थ्रू क्या करते थे, अपने स्कूल जाते थे, और वो जो बस होता था, ठीक है ना, उससे जाते थे और इंग्लिश स्कूल में जाते थे जहाँ पे इंग्लिश सिखाया जाता था। ओके, देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। साथ ही साथ राइटर ये बताते हैं कि वहाँ कोई डॉग्स नहीं होते थे, कोई डॉग्स बात करने वाले नहीं होते थे, ग्राउलिंग करने वाले नहीं होते थे, स्ट्रीट्स में मतलब कोई डॉग्स नहीं होते थे। और सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती थी, हमारा जो घर था उसके कोर्टयार्ड में, उसके आगे जो है क्या था, एक मतलब बरामदे में कह सकते हैं, ठीक है, बालकनी में कह सकते हैं, एक मतलब वहाँ पे चिड़िया गौरैया आती थी, उसको वो दाना बस देती थी, खिलाती थी, ठीक है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लॉस ऑफ ईच अदर। मतलब जैसे जैसे जो है साल बीतता गया, मतलब यहाँ पे राइटर ये बताते हैं कि हमारा मिलना भी बंद हो गया, थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना। राइटर जो है मतलब एक दूसरे को देखना भी, मिलना जुलना भी बंद हो गया। राइटर अपने ग्रैंड मदर से नहीं मिल पाते थे। फॉर सम टाइम सी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कभी कभी क्या होता था, बहुत ही कभी कभी जो राइटर की ग्रैंड मदर हैं वो उनको जगाया करती थी, कभी कभी ऐसा होता था बाई चांस। वेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। लेकिन जब भी राइटर अपने स्कूल से आते थे तो उनकी ग्रैंड मदर उनसे पूछती थी कि आपको क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और यहाँ पे राइटर उनके दादी माँ को बताते थे कि हाँ मुझे जो है ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, और वो जो चीज़ें बताते थे वो इंग्लिश में बताते थे। थोड़ा जो वेस्टर्न कल्चर होता है, वेस्टर्न साइंस होता है, लर्निंग होता है, उस चीज़ को वो बताते हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द एटसेट्रा। मतलब
इस तरीके से बहुत सी इंग्लिश वो नाम बोलते थे जो उनकी दादी माँ को बिल्कुल समझ में नहीं आता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। और जब ऐसा उनको नहीं समझ में आता था वो जो राइटर बताते थे, तो इससे वो बहुत ही दुखी हो जाती थी उनकी दादी माँ। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। और साथ ही साथ ये मतलब सोच कर कि मैं उनको जो है अपने राइटर को, अपने नाती को, अपने ग्रैंडसन को हेल्प नहीं कर पाऊंगी उनके लेसन में, तो इससे भी वो बहुत ही दुखी हो जाते थे क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता था। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। साथ ही साथ जो राइटर की ग्रैंड मदर थी वो इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि देखो क्या पढ़ रहा है ये। ठीक है, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। साथ ही साथ राइटर की ग्रैंड मदर इसलिए भी दुखी होती थी कि वो इंग्लिश स्कूल जो था उसमें जो है उनको गॉड्स और स्क्रिप्चर्स, जो बौद्धिक ग्रंथ होते हैं, बुक्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे धार्मिक बुक्स होते हैं, हमारे जो गॉड होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता हमारे इंग्लिश स्कूल में। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा वन डे आई अनाउंस दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। ठीक है ना, सी वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो यहाँ पे एक दिन क्या होता है, राइटर जो अपने दादी माँ से ये बताते हैं कि मुझे जो है म्यूज़िक लेसन, मुझे संगीत सिखाया जाएगा अपने स्कूल में। तो जो दादी माँ है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती, बहुत ही परेशान हो जाती हैं। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन, मतलब यहाँ पे ये बता रहे उनके अनुसार जो संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से था। मतलब यहाँ पे दादी माँ ये कहती हैं कि मुझे संगीत पसंद नहीं है, मतलब उनके रिस्पेक्ट में क्या था, वो सोचती थी कि ये अच्छा चीज़ नहीं होता है, अशोभनीय होता है। लो एसोसिएशंस होते हैं, इसमें लिव्ड एसोसिएशंस होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉर। मतलब वो जो राइटर है उनकी दादी माँ ये मानती थी कि जो संगीत है, म्यूजिक है, वो सबके लिए नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है भिखारी, मतलब हम कह सकते हैं जो अदर लोग होते हैं, हार्लोट्स होते हैं, बेगर्स होते हैं, ठीक है ना, वेश्याव जिसको कहा जाता है, उन्हीं का एक अधिकार है, उन्हीं को अच्छा लगता है, भले लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पे सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस में डिस्टर्ब पूअर। और जब ऐसा होता है, जब राइटर बता देते हैं कि हाँ मुझे म्यूजिक सिखाया जाने वाला है, तो वो कुछ बोलती नहीं है, राइटर की दादी माँ, ग्रैंड मदर कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और जब ऐसा होता है, ये सिचुएशन जब आ जाता है, तो इसके बाद जो है कभी कभी ही दादी माँ अपने राइटर से, मतलब ग्रैंड सन से बात करती हैं। ठीक है ना, ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। अब देखिए, अब राइटर जो है यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और वहाँ पर राइटर को अपना खुद का एक रूम मिलता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ स्नैप्ड। और यहाँ पे जो कॉमन लिंक होता है फ्रेंडशिप का, वॉज स्नैप्ड, मतलब जो दोस्ती थी राइटर और राइटर के ग्रैंड मदर में, वो क्या होता है, वो कट जाता है, वो स्नैप्ड हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है ना, उस पर सीजर चला जाता है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजाइनेशन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दादी माँ जो होती है राइटर की, वो अपने इस यहाँ पे जो उनका अलग, यहाँ पे अलगापन यहाँ पे जो दिखाई देता है, उसको वो स्वीकार करती हैं अपने होशो आवाज़ में, रिजाइनेशन। ठीक है ना, अपने सहानुभूति, अपने अनुभूति, अपने अप्रूवल के साथ उसको स्वीकार करती हैं। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग विल टू टॉक टू एनीवन। अब यहाँ पे राइटर की जो ग्रैंड मदर है वो अपने घर पे अकेले पड़ जाती हैं, और इस वजह से वो हमेशा क्या होती है, अपनी स्पाइनिंग व्हील, अपना जो चरखा होता है उसी पर जो है धागे बनाने में लगी रहती हैं। और बहुत ही वो किसी से बात भी नहीं करती हैं, बहुत ही वो बिजी रहने लगती हैं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। मतलब सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लेकर वो क्या होती हैं, बस अपने स्पैनिंग व्हील में ही लगी रहती हैं और किसी से भी बात नहीं करते हैं। साथ ही साथ अपने प्रेयर्स को भी अपने मुंह से वो क्या करती हैं, रिसाइट करती हैं, उसको पढ़ती रहती हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। और सिर्फ आफ्टरनून में, सिर्फ दोपहर के समय में वो मतलब क्या करती हैं, वो थोड़ा आराम लेती हैं और स्पैरोज को दाना देती हैं। While she sat in the veranda breaking the braids into little beads, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirping। देखिए, जब राइटर की जो दादी माँ है स्पैरोज को दाना दे रही होती हैं, तो उस समय जो है, जो टुकड़े होते हैं जो उनको वो खिलाती हैं, ठीक है ना, ब्रेड्स जो रोटी के टुकड़े होते हैं, उनको वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ते रहती हैं और ऐसे फेंकती रहती हैं, ऐसे स्प्रेड करती रहती हैं, फैलाती रहती हैं। तो उस टाइम पे जो है थाउजेंड्स, ठीक है ना, या ये बोल सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटी छोटी चिड़िया जो है, सैकड़ों चिड़िया क्या होती हैं वहाँ इकट्ठा होती है और वो उसको खा रही होती हैं। इस तरीके से मतलब बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। बेडलम ऑफ चिरपिंग होता है, वेजिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, मतलब इस तरीके से वो
अपना आवाज़ निकालती रहती है चीरपिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है। फिर यहाँ पे लिखा सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स अदर ऑन हर सोल्जर, मतलब कुछ चिड़िया जो होती हैं वो उनके सोल्जर्स पे आ जाती हैं, उनके पैरों पे बैठ जाती हैं, उनके कंधों पे बैठ जाती हैं, ठीक है ना, और कुछ उनके सर पे भी बैठ जाती हैं चिड़िया। सी स्माइल बट नेवर सूट देम अवे, वो मुस्कुराती हैं। जब ऐसा होता है, जब चिड़िया जो है ग्रैंड मदर के सर पे बैठती है तो वो मुस्कुराती हैं, लेकिन उन्हें मतलब कुछ मतलब उनको हिलाने का, अपना सिर हिलाने का, उनको भगाने का कोई इरादा नहीं होता। वो बहुत ही स्माइल करके वो उनको वैसे ही बैठे रहने देती हैं। इट इज़ यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये जो समय होता है उन बर्ड्स को खिलाने का, उन बर्ड्स के साथ खेलने का, ये बहुत ही खुशी का पल होता है उनके लिए, दादी ग्रैंड मदर के लिए, राइटर के। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वाज श्योर माय ग्रैंडफादर वुड बी अपसेट। अब देखिए, राइटर तो ग्रैंड मदर से पहले ही दूर थे, लेकिन अब वो फिर से कहाँ जाने वाले थे, यहाँ पे फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए वो अपना जो है अब्रॉड जाने वाले थे, वो विदेश जाने वाले थे। और आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और इस समय पे जो राइटर होंगे वो 5 साल दूर होंगे अपने ग्रैंड मदर से, ठीक है ना। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और अब उनकी राइटर के ग्रैंड मदर का एज ऐसा था कि वो राइटर उनको बता भी नहीं सकते थे कि हाँ मुझे 5 साल तक उनसे दूर रहना है, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा उनको सदमा पहुँचेगा, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, ठीक है ना, बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। जो राइटर थे, उनके जो ग्रैंड मदर थी, वो बहुत ही मतलब सहनशील थी, ठीक है ना। उनको मतलब वो चीज़ वो उसको समझ सकती थी कि हाँ उसको रहना है लौटने तक, परंतु उनकी जो दादी माँ था उनको विश्वास था कि हाँ उनके मतलब दूर रहने तक वो जीवित रहेंगी, ठीक है ना। यहाँ पे जीवित रहने से सेंस लिया गया कि उनके एज में कोई उनको बता नहीं सकता। इसका मतलब यही ना है कि राइटर नहीं चाहते थे अपने ग्रैंड मदर को बताना कि हाँ वो दूर जा रहे, नहीं तो उससे बहुत बड़ा सदमा पहुँचेगा और वो डेथ उनका भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन राइटर की ग्रैंड मदर थी, वो उसको जानना चाहती थी और उनको विश्वास था कि हाँ राइटर के आने तक वो पूरा अच्छे से जीवित रहेंगे, ठीक है ना। सी के और जो राइटर की ग्रैंड मदर जब ऐसा सुनी तो वो भावुक भी नहीं हुई। सी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, और जो राइटर की ग्रैंड मदर थे, ठीक है ना, वो रेलवे स्टेशन तक उनको छोड़ने भी आए, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन राइटर से उन्होंने थोड़ा सा भी बात नहीं किया। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उनका लिप्स जो था, उनके होठ जो थे वो प्रेयर्स, प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड जो था पूरी तरह से अपने प्रेयर्स में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेड्स, और साथ ही साथ वो जो है क्या ली हुई थी, वो माला जो एक ली हुई थी और उसको फेरने में वो लगी रही थी, मतलब उसी में वो बिजी थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, साइलेंटली सी किस माई फॉरहुड। और अचानक से बहुत ही चुपचाप उन्होंने क्या किया, राइटर के माथे को चूमा, ठीक है ना, किस माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। और ये जो है राइटर के साथ लास्ट कांटेक्ट था, एक फिजिकल कांटेक्ट था, जो कि उनका जो है मॉइस्ट, उनके जो होठ का जो मॉइस्ट था, जो मॉइस्चर था, जो नमी था उनके होठ का, वो उनके गाल पर जो है एक मेमोरी के जैसे बन गया, और उसी को मेमोरी के रूप में रख कर वो राइटर अपने दादी से, अपने ग्रैंड मदर से अलग हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ, बट डेट वॉज नॉट सो, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। लेकिन 5 साल बाद, ठीक है ना, ऐसा नहीं था, 5 साल बाद राइटर अपने ग्रैंड मदर के पास आए, ठीक है। आई केम बैक होम, वो वापस घर आए, एंड वॉज मेट हर बाई हर एट द स्टेशन, और वो वापस से स्टेशन पर अपने ग्रैंड मदर से मिले। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और यहाँ पे राइटर ये बताते हैं कि जब मैंने ऐसा देखा तो राइटर की जो ग्रैंड मदर वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं दिखाई देती, ओल्डर नहीं दिखाई देती हैं। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उस समय भी जो राइटर की ग्रैंड मदर है वो किसी से बात नहीं करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेयर्स में ही लगी रहती हैं। वाइल सी क्लैम्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। राइटर ये बताते हैं कि जब राइटर आए वहाँ तो वो क्या करती हैं, वो अपने राइटर को, अपने ग्रैंडसन को जो अपने बाहों में भर लेती हैं, और उस समय भी राइटर अपने ग्रैंड मदर की आवाज़ों को सुन रहे होते हैं, अपने प्रेयर्स की आवाज़ों को सुन रहे होते हैं। Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows whom she fed longer with frivolous rebukes. यहाँ तक कि पहला दिन, जिस दिन राइटर आ गए अपने घर पे, उस दिन भी जो राइटर की ग्रैंड मदर हैं वो उस समय स्पैरोज़ को
भी क्या करती हैं, दाना दे रही होती हैं और उसी पल को, उसी जो है मोमेंट्स को एंजॉय कर रही होती है, अच्छे से उसको महसूस कर रही होती है। वो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स उनके लाइफ का जो था उसको एंजॉय कर रही होती हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो चिड़ियों को खिलाती रहती है, दाना उनको बुलाती रहती हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। और शाम को क्या आता है, अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। राइटर ये बताते हैं, सी डिड नॉट प्रे। पता नहीं क्या होता है उस दिन, राइटर की जो ग्रैंड मदर होती हैं वो प्रार्थना नहीं करती हैं। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। वो क्या करती हैं, वो अपने आस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं उनको जो है इकट्ठा करती हैं और गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और वो क्या करती हैं, एक बहुत ही पुराना जो है एक ड्रम मंगवाती हैं, ठीक है ना, एक ढोलक मंगवाती हैं और वो उसको बजाना और गाना स्टार्ट कर देती हैं। For several hours he thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। और कुछ घंटे तक जो है, जो राइटर की ग्रैंड मदर है वो क्या करती है, उस ढोलक को बजाती रहती हैं और गाना गाती रहती हैं और खुशी मनाती रहती है कि हाँ मेरे घर मेरा ग्रैंडसन आ गया है। इसी चीज़ को वो गाती रहती हैं और ढोलक बजाती रहती हैं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। और जो ग्रैंडसन है उनके, जो राइटर है, वो ये बताते हैं कि हमें जो है रोकना पड़ता है अपनी ग्रैंड मदर को, ताकि वो और ज़्यादा ढोलक ना बजाए और ताकि उनके ऊपर कोई स्ट्रेस ना पड़े, ठीक है ना, नहीं तो वो बीमार भी पड़ सकती हैं। That was the last time since I had known her that she did not pray। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि राइटर ऐसा देखे थे कि वो प्रार्थना नहीं की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल। अब अगली सुबह क्या होता है, जो राइटर की ग्रैंड मदर हैं वो बीमार पड़ जाती हैं। इट वॉज मिल्ड फेवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। ये उस समय क्या होता है, राइटर जो है बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर होती है उनको बहुत ही ज़्यादा जो है क्या होता है, हल्का सा मतलब बुखार हो जाता है। राइटर बताते हैं कि डॉक्टर से जब उन्होंने पूछा था तो वो बताते हैं कि हाँ उनका जो बुखार उतर जाएगा, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन जो ग्रैंड मदर का जो थॉट था, उनका जो विचार था वो बहुत ही अलग था। उन्हें मतलब पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे नहीं माइंड में आ रहा था ख्याल, उनको पता था कि हाँ अब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। और वो जो ग्रैंड मदर है वो बता देती हैं अपने ग्रैंडसन को, अपने फैमिली को कि हाँ अब वी आर नो मोर, अब नहीं रह पाएंगे। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं सेंस वो क्या कहना चाहती हैं। इंड वॉज नियर मतलब उनका अंत अब नज़दीक है, वो ये बताती हैं। सी सेड दैट सिंस ओनली ए few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। सी सेड दैट सिंस ओनली ए few hours बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर। और फिर राइटर की ग्रैंड मदर हैं वो ये बताती हैं कि अब अपने जीवन के इस आखिरी मौके में वो क्या कर रही हैं, वो क्या करना चाह रही हैं, वो प्रेयर करना चाह रही हैं, लास्ट टाइम, अंतिम टाइम प्रेयर करना चाह रही हैं और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती हैं, ठीक है ना। सी हैड ओमिटेड टू प्रे। अतः प्रार्थना, कुछ घंटे वह प्रार्थना करना भूल गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ वह बोली, क्योंकि अपने जीवन का अंतिम समय के केवल कुछ घंटे वह प्रार्थना करना भूल गए थे, अतः उसके पास हमसे बातों से समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं है। मतलब प्रार्थना वो करना चाहती है, वो ये बताती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विद्रोह किया। मतलब क्योंकि वो पहले से ही राइटर की ग्रैंड मदर बीमार थी, तो इस वजह से राइटर क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं आपको प्रार्थना नहीं करना है, आप चुपचाप बिस्तर पे आराम कीजिए, ठीक है ना, आप चिंता मत कीजिए। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन राइटर की जो ग्रैंड मदर है वो इस पर ध्यान नहीं देती है। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स। वो इस समय भी अपनी माला को फेरने लगती हैं, प्रेयर्स करने लगती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ही समय हुआ होता है कि राइटर की जो ग्रैंड मदर है उनका होठ रुक जाता है और उनकी जो रोजरी है, उनका जो बेड्स हैं उनका जो माला है, ठीक है ना, जिसको वो फेरती रहती हैं, वो नीचे गिर जाता है। उनका लाइफलेस जो निर्जीव जो उनकी जो फिंगर्स होते हैं वो निर्जीव बन जाता है, लाइफलेस हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पर एक पीलापन छा जाता है। वी नेव दैट सी वॉज डेड। और राइटर ये कहते हैं कि इस समय हमें ये पता चला कि हाँ हमारी जो ग्रैंड मदर है वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, वो उनका डेड हो चुका है। तो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट्स कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड। फिर यहाँ पे राइटर बताते हैं कि हमने क्या किया, उनको बेड से उठाया, ठीक है ना, रिवाज के अनुसार जैसा कस्टम होता है, हमने उन्हें जो है बेड से बिस्तर से उठाया और फर्श पर लिटाकर, ठीक है, उन्हें लाल कफन से ढक दिया, ठीक है, रेड श्राउड से ढक दिया।
आफ्टर a few hours of morning we left her alone to make अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। फिर हमने कुछ समय सुबह में कुछ समय तक हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि उनके जो दाह संस्कार है उनका जो है फ्यूनरल के लिए पूरा इंतजाम अरेंजमेंट हो सके। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड वरेंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन। और फिर यहाँ पे ये है कि इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रीमेटेड। अब हमने इवनिंग में उनके रूम में हम लोग गए और उसके बाद क्या हुआ, राइटर जो है उनके इवनिंग में जाके उनको उनके दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, उनके क्रीमेशन के लिए वे क्या करते हैं, स्ट्रेचर ले जाते हैं और उस पर उन्हें लिटाते हैं। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विथ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और यहाँ पे राइटर ये बताते हैं कि इस समय सूर्य का जो प्रकाश था उनके रूम में, उनके वेरेंडा में, उनके बरामदे में पूरा फैला हुआ था। मतलब एक गोल्डन सुनहरा प्रकाश पूरा छा गया था, पूरा सुनहरा दृश्य छा गया था। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है सूर्य छिप रहा था। यहाँ पे जो सन था वो क्या था, सेटिंग, मतलब सूर्यास्त का ये समय था। ऑल ओवर, फिर यहाँ पे लिखा वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। अब बरामदा के कुछ ही दूरी पर हम लोग चले गए थे तो हम लोग रुक गए थे वहाँ पे पूरा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हम देयर वॉज नो चिरपिंग। और वी स्टॉप्ड ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन अ रूम लाइट राइट अप टू वेयर द सी ले डेड एंड स्टिफ ड्रैग इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर ऑन द फ्लोर। राइटर ये बताते हैं कि उसी दौरान जब राइटर थोड़ी दूर पे इसलिए रुक गया क्योंकि उस समय जो है राइटर देखते हैं कि पूरे की पूरी जो बर्ड्स थी वो वहाँ पे बैठी हुई थी, बहुत सारी बर्ड्स वहाँ पे बैठी हुई थी। शायद उनको भी ये पता चल गया था कि हाँ उनकी ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, ठीक है ना। देयर वॉज नो चिरपिंग। और साथ ही साथ वही जो बर्ड्स थी वो जो है कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। और मतलब यहाँ पे ये बताते हैं राइटर कि हमें बहुत ही दुख हुआ और उनकी जो राइटर की मदर है वो उनके लिए, उनके ग्रैंड मदर के लिए कुछ ब्रेड्स लाई, कुछ रोटी के टुकड़े, कुछ दाने जो हैं वो लाई ताकि उन बर्ड्स को वो दे सकें। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रेव इट टू देम। अब यहाँ पे जो ग्रैंड मदर, जैसा कि बता दिए राइटर, उसके बाद जो राइटर की मदर है वो जो है उस रोटी के टुकड़ों को फेंकती हैं ताकि वो चिड़िया जो है, बर्ड्स जो है उसको खा सकें। लेकिन जो है राइटर जो है ये नोटिस करते हैं कि जो द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। यहाँ पे जो जैसी ग्रैंड मदर फेंका करती थी रोटी वैसे उनकी मदर भी फेंक देती हैं, लेकिन स्पैरोज जो चिड़िया, जो गौरैया होती हैं वो कोई भी नोटिस नहीं करती, थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं करती हैं। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ द फ्लिप ऑफ क्वालिटी। और जब यहाँ से राइटर ये बताते हैं कि जब राइटर जो है अपनी ग्रैंड मदर को वहाँ से लेते जाते हैं तो सारे जो बर्ड्स होते हैं वो वहाँ से दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह क्या होता है, जो सुबह में क्या होता है, जो स्वीपर आते हैं, जो साफ़ सफाई करने वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, सारे रोटी के टुकड़े को इकट्ठा करके वो डस्टबिन में डाल देते हैं। मतलब उनको ये पता चलता है कि सुबह तक कोई भी ऐसी चिड़िया नहीं थी जो उन टुकड़े को, उन रोटी के टुकड़े को खाई होती है। मतलब उन चिड़ियों को, उन स्पैरोज को भी ये मतलब बहुत ही अपने ग्रैंड मदर के प्रति सहानुभूति थी कि कैसे वो इस दुनिया से चली गई हैं। तो इस होल चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे, ये पूरा इसका स्टोरी था। और ये चैप्टर था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हमने इसका पूरा बता दिया है सारी चीज़ें। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने सारे पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट में क्या होता है, हमारी जो ग्रैंड मदर है उनका क्रीमेशन सारा चीज़ हो जाता है और जो रोटी का टुकड़ा होता है वो क्या होता है, वैसे का वैसा पड़ा रहता है, कोई भी चिड़िया उसे छूता तक नहीं है, कोई स्पैरो उन्हें छूते तक नहीं है। तो इस तरीके से हमने बता दिया आपको। सो बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बताएंगे। और भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी आपको अदर टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए तो आप लोग हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।